सुमन सर कंटिन्यूअस स्टडी पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हिंदी मीडियम में डिस्कस करना है। हम लोग इंग्लिश मीडियम में प्रीवियस जितना भी वीडियो लेक्चर आ रहा था उसमें हिंदी मीडियम में डिस्कस नहीं कर पाए थे, लेकिन आज हम लोग हिंदी मीडियम में डिस्कस करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन को आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, उसी के बारे में हम लोग सोचने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी मीडियम में किस तरह समझा जा सकता है। तो सबसे पहला हम लोगों को जानना है कि जब भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केवल और केवल कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग जब भी स्टडी करते हैं तो हम लोगों को हमेशा जानना पड़ता है कि जब भी आपका जो भी मुख्य प्रोडक्ट बनेगा, मुख्य उत्पाद बनेगा, हमेशा कार्बन का ही उसमें चर्चा होगा, अदर चीज का चर्चा हम लोग उसमें नहीं करते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी हम लोग स्टडी करते हैं कार्बन के बारे में करते हैं और उससे जो उत्पाद बनता है उसमें भी कार्बन को ही देखा जाता है। इसके बाद जो भी साइड से प्रोडक्ट बनता है, बहुत सारा उत्पाद बनता है, उत्पाद में जरूरी नहीं कि हमेशा कार्बन वाला ही पार्ट बने, आपका कार्बनिक भी बन सकता है और अकार्बनिक भी बन सकता है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। लेकिन आप लोगों को जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमेशा कार्बन से जो भी उत्पाद बनेगा, कार्बन के द्वारा जो उत्पाद बनेगा और वैसा उत्पाद जिसमें कार्बन उपस्थित हो, उसी के बारे में हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं और कोशिश करते हैं उसको समझने का कि क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जब देख रहे थे तो सबसे पहला था RX। इसका नाम होता है एल्काइल हैलाइड। इसका नाम हम लोग पहले से परिचित हैं कि इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है एल्काइल हैलाइड। तो इसका नाम होगा एल्काइल हैलाइड। तो यहां से हम लोग देखने का कोशिश करते हैं कि एल्काइल हैलाइड जो होता है किस तरह का अभिक्रिया देता है। तो अभिक्रिया अपना अपना होगा, रिएक्शन अपना अपना होगा, सबका अपना अपना एक मुख्य अभिक्रिया होता है। उसी के बारे में हम लोग को सोचना है कि RX जो अभिक्रिया देता है वो किस तरह का अभिक्रिया देता है। तो चलिए कोशिश करते हैं उसको समझने का। तो RX के द्वारा जो होता है मुख्य अभिक्रिया जो होता है उसका नाम जो होगा, तो सबसे पहले हम लोग इसका मुख्य अभिक्रिया के बारे में देखेंगे और उससे जो बनेगा, जितना भी उत्पाद हम लोग बनाएंगे उसके बारे में सोचेंगे। तो उत्पाद जब भी बनता है तो सबसे पहला हम लोगों को दिमाग में आ जाना चाहिए जो RX होता है। तो X में जो होता है विद्युत ऋणात्मकता अलग अलग होता है, R का अलग होगा, R मतलब कार्बन हो गया और X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया। तो होता क्या है, इस पर हमेशा आपको कुछ ना कुछ आवेश मिलेगा, क्योंकि X हमेशा कोशिश में रहता है कि R का जो भी कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। जब कोई आदमी अपना इलेक्ट्रॉन किसी से खींचता है तो जो खींचता है उस पर ऋणात्मक आवेश आता है और जो देता है उस पर धनात्मक आवेश आता है। तो यहां पर दो तरह का आवेश हमेशा होता है, एक माइनस आवेश और एक प्लस आवेश। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर खींचेगा, तो R से हमेशा कार्बन की तरफ, कार्बन से हमेशा X की तरफ जाएगा और X जो होगा आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी हो उसके बारे में सोचेंगे। तो चलिए इसका मुख्य उत्पाद क्या हो सकता है, मुख्य अभिक्रिया क्या हो सकता है, उसके बारे में हम लोग सोचने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला अभिक्रिया जो इसके द्वारा दिखाया जाता है उस अभिक्रिया को बोलते हैं नाभिक रागी। तो उसको हम लोग बोलेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहां जो अभिक्रिया होगा नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो पहला अभिक्रिया आपका आ गया नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि यहां पर जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन का मतलब ही होगा कि कोई भी X को हटा के उसके जगह पे जाने का कोशिश करेगा। तो यहां से जो एक कोई नाभिक रागी होगा तो यहां से जाने का कोशिश करेगा, क्योंकि यहां पर हम लोग देख रहे हैं प्लस है, प्लस का मतलब है प्लस नाभिक होता है, उसके पास जाने का कोशिश करें। तो जब तक X नहीं हटाइएगा तब तक प्रतिस्थापन हो नहीं सकता है। तो X को हटा के कोई ऐसा आदमी उसके पास चले जाए जो उसको एक नया उत्पाद के रूप में आपको निर्माण कर दे, इस तरह का जो प्रतिस्थापन होगा उसको बोलेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार का हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहां से OH माइनस लिए और OH माइनस को हम लोग यहां पर कोशिश कर रहे हैं समझने का कि OH माइनस है और यहां पर क्या है, एक RX है। हम लोग पहले RX लिए,
तो क्या होगा, ये जो OH है, OH के द्वारा यहां से प्रतिस्थापित हो गया, OH यहां चला गया क्योंकि इस पर प्लस है और इस पर माइनस है। तो जब अभिक्रिया हुआ तो देखिएगा क्या होगा, ROH हो गया और यहां से X माइनस बाहर आ गया। इस अभिक्रिया को बोलेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, प्रतिस्थापन इसलिए बोल रहे हैं कि X हटा के, X हट चुका है, वहां पर उसके जगह पे कौन गया है, OH गया है, इसलिए इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन बोलते हैं। गया किसके पास है, नाभिक के पास गया है। हम लोग जानते हैं इसको नाभिक के रूप में देखा जा सकता है, प्लस है, इसीलिए इसको बोलते हैं नाभिक रागी, नाभिक से स्नेह करने वाला, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को हम लोग देख चुके हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि जब भी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा हमेशा 2 प्रकार का हो सकता है। तो इसका जो प्रकार होता है सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका प्रकार जो होगा, प्रकार कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो हमेशा याद रखना है जब भी होता है 2 प्रकार का होता है। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमेशा 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलेंगे SN1 और एक को बोलेंगे SN2 अभिक्रिया। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं कि SN1 क्या होता है और SN2 क्या होता है। तो हम लोग यहां से कोशिश करते हैं, एक अभिक्रिया होता है SN1 और दूसरा जो अभिक्रिया होगा आपका क्या होगा, SN2 अभिक्रिया होगा। मतलब एक अभिक्रिया को SN1 बोलना है और दूसरे वाले अभिक्रिया को SN2 अभिक्रिया कहते हैं। तो उसका हिंदी भी जान लेते हैं, एक को क्या बोलेंगे और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे। इसको बोलते हैं एकान्विक, इसको बोलते हैं एकान्विक प्रतिस्थापन। तो यहां पर हो गया एकान्विक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो पहला वाला पार्ट हो गया एकान्विक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया पहला पार्ट कि हम लोग इसको बोलेंगे एकान्विक, क्योंकि एक है तो एकान्विक होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट हो गया, इसको बोलेंगे द्विअनुक। इसको क्या बोलेंगे, द्विअनुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसको बोलेंगे द्विअनुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो अब इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जब भी हम लोग इस अभिक्रिया को देखेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, तो हमेशा याद रखना है एक का मतलब है एक पर निर्भर करता है, मतलब इस पर 2 अणु पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा अभिक्रिया जो केवल एक अणु पर निर्भर करता हो। और दूसरे वाले में जब हम लोग देख रहे हैं SN2 को जब देख रहे हैं तो इसमें हमेशा याद रखना है ऐसा अभिक्रिया जो 2 अणु पर निर्भर करता हो, अभिकर्मक पर भी निर्भर करता हो और जिस पर जो हम लोग लिए हुए हैं अभिकारक उस पर भी निर्भर करता हो, उसको हम लोग SN2 के नाम से जानेंगे। अब ध्यान से देखिएगा यहां से क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा। एकान्विक अभिक्रिया का जो भी अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो इसका मतलब है यहां का कोटि पूछ सकता है आपसे। तो यहां का जो कोटि होता है, कोटि इसका 1 होता है, जिसको हम लोग ऑर्डर के नाम से जानते हैं। तो कोटि जो होगा आपका 1 होगा। SN1 है तो 1 का मतलब 1 कोटि हो गया। और जब यहां पर हम लोग देखेंगे तो यहां पर जो कोटि होगा, यहां का कोटि आपका कितना हो जाएगा, 2। तो अभी तक हम लोग जो देख पा रहे हैं कि RX का जो मुख्य अभिक्रिया होता है उसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं और उसका नाम होता है नाभिक रागी प्रतिस्थापन। फिर हमने देखा नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का 2 प्रकार होते हैं, एक को SN1 बोलते हैं और एक को SN2 बोलते हैं। तो चलिए अब उसके बारे में सोचने का कोशिश करते हैं कि एकान्विक और द्विअनुक अभिक्रिया में क्या अंतर हो सकता है, उसको कैसे समझा जा सकता है, उसको हम लोग किस प्रकार समझेंगे, उसको क्लियर करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे करके समझने का कोशिश करते हैं कि अगला इसका क्या हो सकता है। तो अब हम लोग इस पे सोचते हैं, पहले SN1 पे फिर SN2 पे लगातार सोचते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही हम लोग रिएक्शन SN1 पे सोचिएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर होता है कि SN1 में हमेशा क्या होता है, 2 चरण में अभिक्रिया होगा। कितना चरण में, हमेशा 2 चरण में होता है। तो यहां का अभिक्रिया जब भी होगा आपका 2 चरण में होगा, एक बार में नहीं होगा, 2 चरण में होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कितना चरण में होना चाहिए, 2। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी अभिक्रिया होगा यहां का 1 चरण में होगा, एक ही बार में अभिक्रिया हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, एक ही चरण में सारा काम हो जाता है। लेकिन जब भी आपका SN1 अभिक्रिया होगा हमेशा 2 चरण में होगा। कैसे 2 चरण में होता है, चलिए देखते हैं इसको। तो जब भी हम लोग क्या करेंगे, RX लीजिएगा तो सबसे पहला चरण में क्या होता है, R+ अलग हो जाता है और यहां से X- अलग हो जाता है।
पहला चरण में बंधन टूटता है। इसमें दोनों काम साथ साथ नहीं होगा, टूटना और जुड़ना साथ साथ नहीं होता है। तो सबसे पहले RX बंधन टूटता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहला चरण जो इसका देख रहे हैं, इसमें बंध टूटता है। तो इसमें क्या होता है, बंध टूटता है। तो यहां से मेरा पहला काम हो गया, बंध को तोड़ दिए। जैसे ही बंध टूटेगा तो हम लोगों को यहां से पता चल गया, यहां पर क्या बन गया, कार्बोकेटायन बन गया। तो यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक निर्माण हुआ है जिसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, कार्बोकेटायन। तो पहला काम हो गया। जब भी एसएन अभिक्रिया आ जाए, आपको एग्जाम में आ जाए या कहीं पूछा जाए, तो एसएन अभिक्रिया का खास बात होता है, 2 चरण में होता है। पहला चरण में जो RX बंधन टूटा तो R+ आया, R+ को हम लोग कार्बोकेटायन के नाम से जानते हैं। तो कार्बोकेटायन बन चुका है। अब जैसे ही कार्बोकेटायन बना तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, कार्बन पर हमेशा कौन सा आवेश हो सकता है, प्लस आवेश होता है। तो पहला काम हो गया कि कार्बन पर कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है। अब बोलिएगा प्लस आवेश जितना ज्यादा अस्थाई होगा उतना ही ज्यादा इसका क्रियाशीलता होगा, और जितना ज्यादा क्रियाशीलता होगा उतना ही जल्दी आपका उत्पाद बना देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उत्पाद बनाने के लिए सबसे पहले हमको कार्बोकेटायन को देखना होगा कि कार्बोकेटायन क्रियाशीलता को बता देगा, कौन सा रिएक्शन, कौन सा अभिक्रिया ज्यादा जल्दी बनाएगा उत्पाद, कौन कम जल्दी बनाएगा। ऑटोमेटिक हम लोग को यहां से पता चलेगा। तो चलिए, कार्बोकेटायन यदि बना तो सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बोकेटायन के लिए सबसे पहला होगा कि यहां अगर कोई अनुनाद हो रहा है, यदि कहीं पर अनुनाद हो रहा है, SN1 अभिक्रिया में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील जो होता है, अभिक्रियाशीलता जो होता है, तीव्रता जो होता है, अनुनाद वाले का ज्यादा होता है, जिसको हम लोग रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आ गया रेजोनेंस, पहला काम हो गया अनुनाद। अब अनुनाद क्या होता है उसको भी हम लोग जान लेंगे। अनुनाद के बाद सबसे ज्यादा क्रियाशीलता 3 डिग्री का, इसके बाद 2 डिग्री का, इसके बाद 1 डिग्री का, और इसके बाद 0 डिग्री का। तो हम लोग जब भी SN1 अभिक्रिया को देखते हैं तो हमेशा याद रखते हैं 2 चरण में होता है। तो प्रथम चरण में ही कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन का आपको स्थिरता देखना होगा, अस्थायित्व को देखना होगा, क्योंकि जितना ज्यादा अस्थायी कार्बोकेटायन बनेगा उतना ही जल्दी उत्पाद बनेगा, और उत्पाद का तीव्रता दर ज्यादा होगा। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने का। तो यहां से हमको पता चल अनुनाद। अब अनुनाद के लिए क्या जरूरी कंडीशन है, शर्त है, अनुनाद के लिए हम लोग जानते हैं कि अनुनाद होने के लिए पाई बंधन होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है क्या होना चाहिए, पाई बंध होना चाहिए। और पाई बंध के साथ कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, या आपका क्या हो सकता है, डॉट हो सकता है, या डबल बंधन हो सकता है। कुछ भी हो, हम लोगों को हमेशा किस स्थान पर होना चाहिए, एकांतर स्थान पर होना चाहिए। तो किस स्थान पर होना चाहिए, एकांतर स्थान पे होना चाहिए। यदि एकांतर स्थान पे नहीं होगा तो अनुनाद नहीं होगा। अनुनाद नहीं होगा तो उसके बारे में सोचने का कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अनुनाद होने के लिए हमेशा इस शर्त को मानना होगा। अगर इस शर्त को नहीं मानेगा तो अनुनाद होने का कोई चांस नहीं है। तो ऑटोमेटिक याद रखना है कि SN अभिक्रिया में जब भी अनुनाद होगा तो अनुनाद के लिए शर्त होता है। शर्त क्या होता है कि पाई बंधन के साथ प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डॉट हो सकता है, जिसको मुक्त कण बोलते हैं, मुक्त मूलक बोलते हैं, और एक हो गया पाई। हम लोग इसको एकांतर, हम लोगों को तो ज्यादा चर्चा करना नहीं है, हम लोगों को बस देखना है कि कार्बोकेटायन बना है तो अनुनाद उसी पे सोचेंगे। तो देखते हैं यहां पर, जैसे मान लीजिए अगर एक उदाहरण के द्वारा समझने का कोशिश करेंगे तो यहां पर उदाहरण हो गया। एक उदाहरण लेते हैं और कोशिश करते हैं इसको समझने का। तो उदाहरण में मान लीजिए यहां पर आ गया है आपका CH2 डबल बंधन, और यहां CH आ गया, और यहां पर आ गया है CH2+। तो ध्यान से अगर इसको आप देखिएगा, समझने का कोशिश करिएगा, तो आराम से आपको पता चल रहा है, आसानी से आप बता सकते हैं कि पाई के साथ प्लस जो है एकांतर स्थान पे है, तो क्या अनुनाद होगा। तो बोलिएगा यहां पर अनुनाद हो जाएगा, क्योंकि एकांतर स्थान पे। फिर उसी तरह हम एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे मान लो यहां दे दिए CH2 डबल बंधन, यहां पर दे दिए CH,
तो हमको यहां अगर प्लस दे दिया तो बोलिएगा अनुनाद नहीं होगा, क्योंकि अनुनाद इसलिए नहीं होगा क्योंकि एकांतर स्थान पे नहीं है। जहां पर पाई है वहीं पर प्लस है, तो अनुनाद होने का कोई भी चांस नजर नहीं आ रहा है। तो यहां पर हम लोग किसी भी चर्चा को करने से बचेंगे, ठीक है। तो हम लोग उसी जगह पे अनुनाद का चर्चा करते हैं जहां पर एकांतर स्थान उपस्थित हो। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं। बेंजीन का आपने नाम सुना होगा। तो हम लोग जब भी बेंजीन का चर्चा करते हैं तो बेंजीन के बारे में बहुत आसानी से बता सकते हैं कि यहां पर अगर प्लस आ जाए तो आराम से हम लोग बता सकते हैं कि अनुनाद हो रहा है। अनुनाद होने का पूरा शर्त को बना पा रहा है, कर पा रहा है और दिखा पा रहा है। चलिए देखते हैं। तो हम लोग जब इसको ध्यान से देखेंगे तो पाई के बीच में गैप है, खाली स्थान है, तो इसका मतलब एकांतर स्थान में है। और एकांतर स्थान में यदि है तो यहां पर अनुनाद होने का पूरा चांस है। अनुनाद यहां पर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, अनुनाद होने में कोई दिक्कत यहां नहीं है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके। तो हम लोग पहला चरण को देख रहे हैं, SN1 अभिक्रिया को देख रहे हैं, उसी के साथ SN2 को भी देखेंगे, साथ साथ देख रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कार्बोकेटायन बना, लेकिन वो एक ही चरण में हो रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से साथ साथ सारा काम होगा। तो क्या होता है, जब RX लेते हैं तो साथ ही साथ OH माइनस ले लीजिए, और OH माइनस अगर लगातार यहां पर तुरंत अभिक्रिया देगा और क्या करेगा, पीछे से जैसे ही जाएगा पीछे से जाके अभिक्रिया करने का कोशिश करेगा, पीछे से प्रहार करता। तो जब पीछे से प्रहार करता है तो अचानक कोई घटना नहीं होता है, कोई बंधन पहले से बना हुआ है, उसको दुर्बल होने में टाइम लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि जैसे आप आए, आप जोड़े, अचानक कोई काम हो गया, अचानक कोई काम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक बंधन को तोड़ना है और एक बंधन बनाना है। तो जिस बंधन को आप बनाने जा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि अचानक बन जाएगा, और जिस बंधन को तोड़ने गए हैं जरूरी नहीं कि अचानक टूट जाए। तो लगातार थोड़ा थोड़ा करके टूटेगा भी और जुड़ेगा भी, लेकिन दोनों का दोनों साथ साथ होता है इसमें, इसीलिए एक ही चरण में काम चल जाता है। तो यहां पर जैसे हम लोग देखने का कोशिश करेंगे, R है तो X का बंधन धीरे धीरे करके कमजोर होगा, और जैसे जैसे बंधन कमजोर होगा यहां का बंधन मजबूत होने का कोशिश करेगा। लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं कि बंधन अभी तक पूर्ण नहीं बन पाया है, इस बंधन को पूर्ण होने में और समय लगेगा, ठीक है। बंधन पूरा नहीं है क्योंकि एक साइड का बंधन टूटने के कगार पे है और एक साइड जुड़ने के कगार पे। इसका मतलब है दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रहा है, टूटना और जुड़ना, इसीलिए इसको बोलेंगे एक ही चरण में हो पा रहा है। तो चलिए, लेकिन जैसे ही पूर्णतया कुछ समय के बाद जब टाइम दीजिएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, ROH पूरा जुड़ गया और यहां पर X माइनस अलग हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां का क्रियाशीलता जो देख रहे थे, कार्बोकेटायन का क्रियाशीलता पे निर्भर कर रहा था। तो सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन अनुनाद वाले में होगा, इसके बाद 3 डिग्री में होगा, इसके बाद 2 डिग्री में होगा, इसके बाद 1 डिग्री और 0 डिग्री भी ले सकते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि SN2 अभिक्रिया कौन ज्यादा करेगा, कौन ज्यादा दिखाएगा, उसके लिए आपको देखना होगा कि पीछे से प्रहार किया जा रहा है। तो जब पीछे से प्रहार किया जा रहा है तो हम लोग रुकावट को देखेंगे। तो रुकावट कैसे वहां पर देखेंगे, तो इसमें क्या होता है, इसका जो क्रियाशीलता होता है सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर हम लोग जब भी क्रियाशीलता देखेंगे, अभिक्रिया का जो क्रियाशीलता होगा हमेशा किस पर निर्भर करेगा, अवरोध पर निर्भर करेगा। तो यहां किस पर निर्भर करता है, अवरोध पर निर्भर करता है। अवरोध किसको बोलेंगे, तो यहां पर हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि अवरोध किसको बोल सकते हैं। तो यहां पर निर्भर करता है, तो यहां से हमको पता चल गया किस पर निर्भर करेगा, अवरोध पर निर्भर करेगा। अब अवरोध क्या है उसको समझने का कोशिश करते हैं। हम लोग चले थे, पीछे से प्रहार किए और सामने से X टूटने के कगार पे पहुंचा, टूटने का कोशिश किया। जैसे जैसे X टूट रहा था उसी तरह करके OH जुड़ता जा रहा था। लेकिन अब समझने का काम है कि जब हम लोग X को तोड़ रहे थे तो उसी समय OH जुड़ भी रहा था। तो जिधर से जुड़ रहा है अगर उधर अवरोध ज्यादा होगा तो अभिक्रियाशीलता जो होगा घट जाएगा। तो हमको अभिक्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए कम अवरोध वाला चीज को लेना होगा। तो सबसे कम अवरोध किसमें होता है, 0 डिग्री।
इसके बाद 1 डिग्री, इसके बाद 2 डिग्री और इसके बाद 3 डिग्री, और हमेशा लास्ट में हम लोग ले लेंगे अनुनाद। मतलब इसमें जब भी अनुनाद लेना है हमेशा अंत में लेना है। इसका मतलब हम लोग समझ गए सबसे ज्यादा क्रियाशीलता इधर वाले में 0 डिग्री का होगा, इसमें सबसे कम। तो दोनों एक दूसरे का क्या है, विपरीत है, विरोध करता है। एक बोलता है 3 डिग्री सबसे ज्यादा, एक बोलता है 3 डिग्री कम होगा, एक बोलता है अनुनाद ज्यादा होगा, एक बोलता है अनुनाद कम होगा। इस तरह करके हम लोग SN1 और SN2 को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि इसके बाद का घटना क्या हो सकता है। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसानी से हम लोग समझ पा रहे हैं। इसमें केवल और केवल अवरोध पर निर्भर करता है। यहां पर किस पर निर्भर करेगा, कार्बोकेटायन पे। तो कार्बोकेटायन पे निर्भर करेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसमें हम लोग आसानी से देख पा रहे हैं कार्बोकेटायन हो गया। तो जब भी आपको SN1 और SN2 का रिएक्शन आ जाए, कभी भी आ जाए, तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि SN1 में जो क्रियाशीलता होता है हमेशा कार्बोकेटायन पर निर्भर करता है, और जो SN2 का अभिक्रियाशीलता होता है हमेशा अवरोध पर निर्भर करता है। और सबसे कम अवरोध किसमें पाया जाता है, तो सबसे कम अवरोध हमेशा और हमेशा 0 डिग्री में, और सबसे ज्यादा स्थायित्व कार्बोकेटायन में किसका हो सकता है, तो अनुनाद वाले का हो सकता है। चलिए इसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके सोचते हैं कि अब अभिक्रिया किस तरह से हम समझ सकते हैं। बहुत सारा अभिक्रिया आपके पास आ जाता है, आपको याद करने में बहुत दिक्कत होती है। तो उस अभिक्रिया को हम कोशिश करेंगे इजी वे में समझाने का, और इजी ढंग से अगर समझ पाइएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और किसी भी अभिक्रिया को अगर सही ढंग से समझ जाते हैं तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अभिक्रिया पे अब सोचने का कोशिश करते हैं कि इस अभिक्रिया को हम लोग किस तरह देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो जब भी कोई अभिक्रिया आता है तो हमेशा याद रखना है कि हम लोग जब भी अभिक्रिया के बारे में सोचते हैं, तो जब भी उत्पाद के बारे में सोचते हैं, तो अगर सही आपको पता नहीं हो कि इसका कौन सा उत्पाद बनेगा तो आप आसानी से उत्पाद लिख भी नहीं पाएंगे। यदि लिखिएगा तो क्वेश्चन गलत होने का चांस है, आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप आंसर नहीं लिख पाइएगा। तो चलिए अब रिएक्शन पे चलते हैं, अभिक्रिया पे चलते हैं कि हम लोग जो RX पढ़े तो RX का अभिक्रिया अलग अलग चीज से करवाए, एल्कोहल बनाया। उसी एल्कोहल के बारे में अब हम लोग धीरे धीरे करके सोचने का कोशिश करते हैं कि किस तरह का घटना हो सकता है और उसको किस तरह समझा जा सकता है। तो जब भी आप अभिक्रिया को करते हैं कोशिश करना है उसको इजी वे में समझने का, और हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे आपको समझाने का। तो चलिए बढ़ते हैं, पहला रिएक्शन लेते हैं और उसी रिएक्शन को हम लोग पूरा विस्तृत ढंग से उसको समझेंगे कि उस रिएक्शन को किसमें कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका जो उत्पाद बनेगा उसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्जन को एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला कि RX यदि आ जाए आपके पास, यहां मान लीजिए RX आ गया, और RX में क्या कर दिए हैं हम लोग, ध्यान देना है कि यहां RX लिए हैं, और RX के साथ साथ आप लोग यहां पर कुछ भी ले सकते हैं, NaOH ले सकते हैं, या आप KOH ले सकते हैं, या आप यहां क्या ले सकते हैं, जल ले सकते हैं। 3 चीज आप ले सकते हैं। तो ध्यान देना है कि अगर आपने क्या लिया है, RX के साथ यदि NaOH लिया है तो यहां से OH बाहर जाएगा। यदि आपने KOH लिया है तब भी यहां से OH जाएगा। अगर जल लिए हैं तब भी आपका OH ही जा रहा है। मतलब तीनों का मेन मकसद क्या है, अगर ध्यान से देखिएगा, तीनों जो दे पा रहा है, क्या दे पा रहा है, OH-। और हम लोग जानते हैं कि जब भी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा तो हमेशा याद रखना है कि यहां से OH- यहां जाएगा, X को बाहर करेगा, एक नया उत्पाद बना दिया। उसी उत्पाद के बारे में हम लोग सोचेंगे। तो चलिए सोचते हैं यहां से। यहां पर जब हम लोग देखेंगे तो आपका क्या बनेगा, ROH बना, और ROH के साथ यहां पर बाहर आ गया कौन सा, X-। तो इसी के बारे में हम लोगों को सोचना है कि क्या घटना इस पे हम लोग सोच सकते हैं। तो इसी को हम लोग आगे लेके बढ़ेंगे। तो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट वे में इसको सोचते हैं, इसका अभिक्रिया किसके साथ कराने पर क्या घटना होगा। चलिए कोशिश करते हैं समझने का। अब बना क्या है, एल्कोहल।
तो हम लोग सबसे पहले यहां पर समझ गए कि एल्कोहल बना है, तो यहां पर बन गया आपका एल्कोहल। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां पर आप जो बनाए हैं एल्कोहल को बनाया है, और एल्कोहल को हम लोग आसानी से समझते हैं कि एल्कोहल किसके साथ क्या अभिक्रिया करेगा और क्या देगा। तो फर्स्ट अभिक्रिया जो इसका लेते हैं, प्रथम अभिक्रिया जो लेते हैं, एल्कोहल को आप अभिक्रिया करा दीजिए किसके साथ? एसिड के साथ, अम्ल के साथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप अम्ल लीजिए, और अम्ल हम तो जानते हैं क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OOH, यहां से अम्ल ले लिए, ठीक है। अम्ल जैसे ही लीजिएगा यहां से देखिएगा क्या बनेगा आपका, ए यहां से आप निकाल दीजिए इस तरह करके। तो जब भी हम लोग यहां से क्या करेंगे, वाटर, पानी को बाहर कर देंगे, तो यहां से OH निकला। देखिएगा ध्यान से, हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्कोहल जो लिए हैं, एल्कोहल जो बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, RX लिया, RX में हम लोग क्या डाल चुके हैं, NaOH डाल दिए हैं, KOH डाल दिए हैं, और जल भी डाल दिए हैं, H2O भी डाल दिए। जैसे ही इसमें डाले हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका अभिक्रिया हम लोग एसिड के साथ करा रहे हैं। तो जैसे ही एसिड के साथ अभिक्रिया होगा, एसिड और जो भी एल्कोहल है दोनों अभिक्रिया करेगा, जल बाहर जाएगा, और जल जैसे ही बाहर जाएगा एक नया अभिक्रिया होने के बाद नया उत्पाद आपको मिलेगा। देखिएगा यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ RC डबल बॉन्ड O आपके पास बचा हुआ है, और जैसे ही ऊपर जाइएगा यहाँ पर क्या है, O है, और यहाँ पर आपका क्या है, R है। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ एस्टर का निर्माण हुआ है, तो यहाँ पर आपका बन गया है एस्टर। तो याद रखना है कि जब भी हम लोग अभिक्रिया कराते हैं, एल्कोहल में अम्ल डालते हैं, तो हमेशा एस्टर बनाता है, और इस अभिक्रिया को किस अभिक्रिया के नाम से जानेंगे, इसको बोलेंगे एस्टेरीकरण अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं, एस्टेरीकरण। तो इसको अभिक्रिया को हम किस नाम से जानेंगे, एस्टेरीकरण अभिक्रिया। तो कभी अगर आपसे पूछे एस्टेरीकरण अभिक्रिया क्या होता है, तो हमेशा याद रखना है, यदि अल्कोहल में आपने एसिड डाला, एस्टर बनाया, उसी के नाम से इसका नाम हो गया एस्टेरीकरण अभिक्रिया। तो यहां से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एस्टेरीकरण अभिक्रिया कैसे होता है, तो आसानी से हम H और OH को बाहर कर देंगे, नया उत्पाद बनेगा, एस्टर होगा। इसीलिए इस अभिक्रिया को किस नाम से जानेंगे, एस्टेरीकरण अभिक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बोलिएगा, क्या हम फिर से वहीं जा सकते हैं? हाँ, फिर से वहीं जा सकते हैं, अगर हम इसका क्या कर दें, अम्लीय जल अपघटन कर दें। इसका क्या कर दें, अम्लीय जल अपघटन कर दे। तो यहां से अगर हम लोग कर रहेंगे अम्लीय जल अपघटन, हम लोग इसका अभिक्रिया जल से कराते हैं, लेकिन अम्लीय जल लेना है, उसमें कुछ मात्रा में अम्ल को मिला देना है। जब आप कुछ मात्रा में अम्ल को मिला दीजिएगा तो आसानी से अभिक्रिया को कर पाइएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर अम्लीय जल अपघटन हम कराएंगे, जल के साथ पुनः अभिक्रिया, क्योंकि जल निकाले थे तो पुनः यदि उसको जल देंगे तो फिर से वही दो चीज मिलना चाहिए, अम्ल भी मिल जाना चाहिए और एल्कोहल भी मिल जाना चाहिए। तो अम्लीय जल अपघटन कराने का कोशिश कर रहे हैं। अम्लीय जल अपघटन का मतलब हो गया, आपको कहीं मिल जाए वाटर, जल तो मिलेगा, जल का फॉर्मूला ही होता है, यहां पर जल हो गया, H2O हो गया, और इसके साथ या तो H+ मिला दीजिए, या आपको कहीं मिल जाए H3O+। तो रियल में हम लोग जल के साथ ही अभिक्रिया करा रहे हैं। तो हम लोग फिर से वही काम करेंगे, इस बंधन को तोड़ देंगे। यहां से इस बंधन को हम लोग तोड़ रहे हैं, तो जानते हैं यहां माइनस आएगा, यहां प्लस। और जल जब भी अभिक्रिया करता है तो हम लोग पहले से जान रहे हैं, जल दो चीज देता है, H+ देता है और OH- देता है। तो OH कहां जाएगा, प्लस पे जाएगा, और माइनस कहां जाएगा, माइनस प्लस पे जाना चाहेगा। तो यहां से देखिएगा क्या उत्पाद बनेगा, तो यहां से बन गया RC⸻O। यहां से देखिएगा प्लस पे कौन जाना चाहेगा, OH, तो यहां पर OH बन गया। फिर से देखिए, जो आप अभिक्रिया कराए थे पुनः वो आपको प्राप्त हो गया, यहां से फिर से आपको मिल गया अम्ल। यहां से क्या मिल गया, इसको अम्ल बोलेंगे, इसको कार्बोजिलिक अम्ल भी बोलते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग कार्बोजिलिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कार्बोजिलिक अम्ल। तो यहां से कार्बोजिलिक अम्ल बन गया, और यहां से आपका बन गया है एल्कोहल। तो यहां से आपका बन गया है एल्कोहल।
तो याद रखना है कि हम लोग पुनः उसी अभिक्रिया में जा सकते हैं। जैसे ही हम लोग एल्कोहल में एसिड को डाला, अम्ल को डाला, तो यहाँ पर एस्टर बनाया। जैसे ही एस्टर का फिर से अभिक्रिया हम लोग जल के साथ करा दिए तो फिर से आपका बन गया अम्ल बन गया, और यहाँ क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। अब चलते हैं, अब इसी दोनों पे हमको सोचना है। तो सबसे पहले हम इस पर सोचते चलेंगे, पूरा अभिक्रिया इसको विस्तृत जान लेते हैं, तब फिर हम एल्कोहल के बारे में सोचेंगे। पूरा जब खत्म हो जाएगा फिर अगला रिएक्शन पे चलेंगे। चलिए अब कोशिश करते हैं समझने का कि जो अम्ल बना है इसका कितना अभिक्रिया हो सकता है, उस पर धीरे धीरे करके सोचते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पर हम लोग क्या करते हैं नू, यहां सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं RC डबल बॉन्ड O और यहां OH। यहां आ गया आपका अम्ल, सबसे इंपॉर्टेंट है अम्ल आपने लिया। तो हम लोग क्या करते हैं, इस अम्ल का अभिक्रिया करा देते हैं अमोनिया के साथ, NH3 के साथ। ध्यान देना है, हम लोग अम्ल का अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, अमोनिया के साथ। जैसे ही अमोनिया के साथ कराइएगा तो यहां से फिर जल बाहर होगा, यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, H-। तो अब H- बाहर होगा, यहां से जल बाहर हो जाएगा। तो यहां से क्या हुआ, जल बाहर, और जो बचा हुआ पार्ट है यहां से क्या बचेगा, जैसे ही बाहर जाएगा तो यहां से OH- बाहर गया, तो यहां पर आपका प्लस आ गया। और जो हम लोग H- बाहर किए, H+ जैसे ही बाहर करेंगे तो हम लोगों को यहां प्राप्त हो जाएगा H+ हो गया और वहां OH-। तो देखिएगा ध्यान से, यहां से आपका जल बन गया, यहां से आपका जल बन के क्या हो गया, बाहर निकल गया, जल बाहर हुआ। जो बचा दोनों जुड़ेगा, तो जब दोनों जुड़ेगा तो जैसे ही H+ बाहर निकाले किसमें कन्वर्ट हो गया, तो यहां पर हम लोगों को देखना है NH2- में कन्वर्ट हुआ। और ये जो NH-2 है जाके प्रभाव डालेगा यहां, देखिएगा क्या बनाया, यहां बना दिया RC डबल बॉन्ड O और यहां पर आ गया NH2। इसको बोलते हैं एमाइड। इसका नाम किस नाम से जानते हैं, एमाइड के नाम से जानते हैं। इसको एमाइड बना दिए हम लोग। कहां से, अम्ल को अब हम लोग परिवर्तन करने का कोशिश कर रहे हैं, अम्ल को हम लोग एमाइड बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा, जैसे ही अम्ल में आप अमोनिया को डालिएगा, अमोनिया से रिएक्शन होगा, और अमोनिया से रिएक्शन होने के बाद यहां पर किस चीज का निर्माण हो जाएगा, तो यहां पर निर्माण हो जाएगा एमाइड। तो यहां पर आपका बन गया एमाइड, एमाइड का निर्माण हो चुका है। अब ध्यान देना है, एमाइड बना है तो एमाइड पे भी सोचते हैं कि एमाइड का क्या क्या घटना कर सकते हैं। तो मान के चलिए अगर एमाइड लिए हैं तो इसको दो तरह से सोचते हैं। अगर आपने एमाइड में इसका क्या कर दिए, एमाइड को अगर आपने अवकरण कराया, अपचयन कराया, मान लो हम इसका अवकरण कराने का कोशिश कर रहे हैं, या आप इसका अपचयन करा रहे हैं, इसका बहुत सारा नाम हो सकता है, या तो अपचयन कराइए या तो अवकरण कराइए, दो चीज करा सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि अपचयन और अवकरण के लिए इसमें अवकारक डालना पड़ेगा, नहीं डालिएगा कुछ, उसके बिना रिएक्शन नहीं होगा, उसके बिना अभिक्रिया नहीं होगा। तो इसमें हम लोग डाल देते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको बोलेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। इसमें डाल दिए क्या नू, LiAlH4 डाल दिए। हम लोग आसानी से क्लियर करते जा रहे हैं, रिएक्शन को इजीली समझ पा रहे हैं कि हम लोग क्या किए, अमाइड में क्या डाल दिए हैं, अवकरण करने के लिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को डाल दिए। चलिए कोशिश करते हैं, ये करेगा क्या, जब भी हम लोग इसमें डाल देंगे, क्या डालेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसमें क्या होता है, O गायब हो जाता है। ये जो पार्ट है इसको हम लोग को गायब कर देना है, और गायब करके हम लोगों को क्या जोड़ देना है, H जोड़ना है। क्या जोड़ना है, H जोड़ना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब भी अमाइड का अवकरण करिएगा तो हमेशा क्या करना है, O को गायब कर देना है, H को जोड़ देना है। अब जो O को गायब किया है आपने, तो कितना बंधन तोड़े हैं, 2, तो 2H देना पड़ेगा किसको, सामने वाले को जिससे आपने तोड़ा है। तो चलिए यहां से O को बाहर करिए, 2 H दीजिए, देखिएगा यहां क्या बनेगा, RCH2 और यहां बन गया NH2। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एमीन के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आपने क्या बना लिया, एमीन। तो सबसे पहले एसिड से आपने अमाइड बनाया,
अमाइड से आपने एमीन बनाया। तो एमीन बनाने, अमाइड से जब एमीन बना रहे थे उसमें LiAlH4 डाले, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को डाला। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जब डाल दिए तो उसमें क्या विधि हुआ, क्या प्रक्रिया हुआ, उसमें प्रक्रिया यह हुआ कि O गायब हुआ। ठीक है, O गायब हुआ, और O जैसे ही गायब हुआ उसके लिए आपको अवकरण कर रहे हैं। अवकरण का मतलब ही होता है H को जोड़ना। तो H को जो आप जोड़ रहे हैं किसके साथ जोड़ेंगे, जहां से गायब किए हैं। तो C को आप दे दीजिए, क्योंकि C का 2 बंधन आपने तोड़ा है तो उसको 2S दे दीजिए। जैसे ही 2S दिए तो यहां से O गायब हुआ, 2S दिए तो CH2 हो गया, यहां CH2 और यहां पर क्या आ गया, NH2। चलिए अब अगला प्रोसेस पे, अगर आप इसमें क्या डाल दीजिएगा, अगर यहां से आप गलती से कभी भी इसमें डाल दीजिएगा Br2 प्लस यहां डाल दीजिएगा NaOH, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने Br2 और NaOH डाल दिया, अगर इसमें क्या डाला, LiAlH4 डाला है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि गायब क्या हुआ है। O गायब हुआ है और O के स्थान पे H लगा दिए। लेकिन जैसे ही आप इसको डालिएगा, इसका काम क्या है, इसका काम है यहां से क्या गायब होगा, यहां से C डबल बॉन्ड O को गायब कर देना। यहां से CO डबल बॉन्ड O को गायब, मतलब पूरा गायब करना। उसमें O गायब किए थे, इसमें पूरा का पूरा ही गायब हो जाएगा। और जैसे ही गायब होगा, कुछ जोड़ना नहीं है, इसमें कुछ नहीं जोड़ना है। तो इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं जोड़ना है, इसमें कुछ नहीं जोड़ना है। मतलब जो आप बन गया है उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, कुछ नहीं जोड़ना है। तो इसमें आपको कुछ जोड़ने का कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें किसी भी चीज को आपको जोड़ने का कोई आवश्यकता नहीं। अब याद रखना है इंपॉर्टेंट चीज कि हम लोग जब इधर वाले में O को गायब किए तो H को जोड़े हैं, लेकिन यहां वाले में आपको कोई भी चीज जोड़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप जब हटा दीजिएगा तो ऑटोमेटिक हट ही जाएगा। चलिए हटाते हैं। हटाने के बाद इसको हटा दिए और इसमें कुछ जोड़ने का आवश्यकता है नहीं, तो बेचारा जो दोनों अलग था, दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएगा। और यहां पर देखिए क्या बना, RNH2। तो यहां भी आपने क्या बनाया, एमीन बनाया। अब देखिएगा एमीन दोनों जगह बना, लेकिन उधर वाला जब एमीन आप देख पा रहे हैं उसमें कार्बन का संख्या नहीं बदला है। लेकिन जब इधर वाला आप उस साइड जो आप लोग Br2 और NaOH डाल दिए हैं उसमें क्या हुआ है, कार्बन का संख्या घट चुका है। ठीक है, कार्बन का संख्या घटा है, इसलिए इसको निम्नीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निम्नीकरण का मतलब हुआ घट जाना, निम्न हो जाना, न्यूनतम हो जाना, घट जाना। सबसे पहला इसको हॉफमान नाम का वैज्ञानिक किया था, इसीलिए इसको बोलेंगे हॉफमान अभिक्रिया। ब्रोमाइड से कराया था, इसीलिए इसको बोलेंगे हॉफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का क्या नाम होगा नू, इस अभिक्रिया का नाम होगा हॉफमान। हॉफमान ब्रोमाइड, ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, निम्नीकरण अभिक्रिया, इसका नाम हो जाएगा हॉफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। अब देखिएगा इसका नाम हॉफमान क्यों पड़ा, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हॉफमान इसलिए पड़ा कि हॉफमान नाम का ही वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, तो हॉफमान पड़ा। दूसरा, ब्रोमाइड क्यों दिए, ब्रोमाइड इसलिए दिए हैं क्योंकि ब्रोमाइड से ही अभिक्रिया करवाए हैं, इसलिए इसका नाम ब्रोमाइड रखना पड़ा। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि इसको निम्नीकरण क्यों बताए, निम्नीकरण इसलिए बताए हैं क्योंकि निम्न हुआ, कार्बन का संख्या घटा है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। दोनों क्लियर हो रहा है। अमाइड से हम लोग एमीन बना सकते हैं। दो प्रकार का एमीन हमने बनाया, एक में कार्बन का संख्या नहीं घटा, एक में कार्बन का संख्या घटा। जिसमें कार्बन का संख्या घटा उसका नाम हमने दिया, क्या दिया, हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। क्यों दिया, निम्न हुआ, निम्नीकरण, ब्रोमीन से कराया ब्रोमाइड, और हॉफमैन नाम का वैज्ञानिक क्या, इसलिए हॉफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया दी। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब आगे कोशिश करते हैं कि एमीन से हम लोग क्या बना सकते हैं। तो कोशिश करेंगे समझने का कि एमीन से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसको समझेंगे और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके।
तो बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे आप समझ पाएंगे कि किसको किसमें परिवर्तित करते हैं, क्योंकि जब चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो सभी रिएक्शन को हम लोग एक जगह करके उसको देखने का कोशिश करेंगे तो आसानी से हम लोग ऑर्गेनिक को समझ सकते हैं। ऑर्गेनिक ज्यादा भारी आपको नहीं लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं समझने का कि अगला अभिक्रिया इसका क्या हो सकता है। तो जब भी हम लोग अभिक्रिया पढ़ते हैं, कोशिश करना है कि उसको इस ढंग से पढ़ा जाए, इस ढंग से आपको देखना है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और जब समझ लीजिएगा क्या किसमें घटना हो रहा है तो आप आसानी से उत्पाद को भी लिख सकते हैं। तो उत्पाद को लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कोशिश करना है जब भी अभिक्रिया करते हैं तो पूरा का पूरा समझना है। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो क्लास में भी आप क्लियर कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग एमीन बनाए, एक अवकरण के द्वारा बनाए और एक जो बनाए हैं हॉफमैन ब्रोमाइड जो रिएक्शन दिया था उसके द्वारा भी बनाए, तो उसमें कार्बन का संख्या घटा। तो अब चलते हैं उसको समझने का कोशिश करते हैं कि एमीन से क्या बना सकते हैं। एमीन का जो मुख्य अभिक्रिया होता है उसके बारे में सोचते हैं। तो अब जब एमीन के बारे में सोचिएगा तो बहुत ही मजेदार फिर क्वेश्चन बनेगा, उसको फिर समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो एमीन जो लेना है यहां से ले लिए RNH2, इसी को हम लोग बोलते हैं एमीन। तो यहां से बन गया एमीन। अब इंपॉर्टेंट है कि एमीन जो लेते हैं, R एक ही लगा हुआ, इसको प्राथमिक एमीन बोलते हैं। इसको कौन सा एमीन बोलना है? प्राथमिक एमीन। तो यहां जो हम लोग कोशिश करेंगे समझने का, प्राथमिक एमीन समझेंगे और इसको हम लोग 1 डिग्री एमीन भी बोलते हैं। इसको कौन सा एमीन बोलते हैं? प्राथमिक एमीन बोलिए या 1 डिग्री एमीन बोलिए या तो प्राइमरी एमीन बोलिए। इस पे सोचते हैं। तो जब इस पर आप सोचिएगा एमीन पर, तो इस पर भी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो बहुत ही बार पूछा जा सकता है उसके बारे में सोचते हैं। इसका दो रिएक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होता है। दोनों को समझते हैं, फिर आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे, उसको देखने का कोशिश करेंगे कि उसका क्या हो सकता है। तो एमीन जब भी अभिक्रिया करता है, इसका एक रिएक्शन हो सकता है क्लोरोफॉर्म इसमें मिला दिया जाए। इसमें हम लोग मिला सकते हैं CHCl3 और प्लस इसमें हम लोग डाल सकते हैं KOH। सबसे इंपॉर्टेंट, इसको जो हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं। तो यहां से आपका आ गया क्लोरोफॉर्म। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं। तो क्लोरोफॉर्म हो गया। एमीन में हम लोग क्या डाल रहे हैं? क्लोरोफॉर्म को डाल रहे हैं। तो क्लोरोफॉर्म एमीन में डाल दिए। जैसे ही क्लोरोफॉर्म एमीन में डाले, सबसे इंपॉर्टेंट घटना यहां याद रखना है, H को हटा देना है। H को क्या करना है? H को N से हटा देना है। तो यहां से हमको क्या करना है? H को N से हटाना है और उसके स्थान पर, वहां पर जो स्थान खाली हो चुका है उसके स्थान पर किसको जोड़ना है? C को जोड़ना है। तो यहां से हमको पता चल गया कि वहां पर क्या जोड़ देंगे? C को जोड़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि जैसे ही क्लोरोफॉर्म हम डालेंगे एमीन में, प्राथमिक एमीन में डालेंगे, 1 डिग्री एमीन में डालेंगे, तो हम लोगों को दो मकसद होना चाहिए, दो काम करना है। H को N से हटा देना है, उसके जगह C डाल देना है। जैसे ही उसमें C डालेंगे एक नया उत्पाद बनेगा। देखिएगा नया उत्पाद क्या बनेगा? R अपने जगह पे रहेगा, N भी अपने जगह पे है, इसके साथ क्या जुड़ गया? C। ये उत्पाद बन गया आपका। अब जो उत्पाद बना है इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड। इसको क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। तो इसका नाम होता है आइसोसाइनाइड होता है। इस रिएक्शन को जो किया था कार्बिल एमीन रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन को दो नाम से जानते हैं। एक तो जानते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन, तो एक रिएक्शन को बोलेंगे कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो एक रिएक्शन हो गया कार्बिल एमीन अभिक्रिया।
तो अगर एग्जाम में आपको आ गया कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होता है, तो एमीन का अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराने पर उसमें क्या होता है, आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। उस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट नोट हो गया कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया इसको कहेंगे। दूसरा, आइसोसाइनाइड बना, इसको हम लोग आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से भी जानेंगे। तो यहां पर हो गया आइसोसाइनाइड परीक्षण। तो यहां पर दो नाम हो गया आइसोसाइनाइड परीक्षण। परीक्षण का मतलब होता है टेस्ट। आप इससे टेस्ट भी पता कर सकते हैं कि प्राथमिक एमीन अगर कहीं मौजूद है, उसमें अगर क्लोरोफॉर्म डाल दिए और आइसोसाइनाइड बना दिया, सेकेंड द्वितीय तक नहीं बना पाएगा, तृतीयक भी नहीं बना पाएगा, केवल और केवल प्राथमिक ही बनाता है, तो इससे हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि प्राथमिक बना है। तो ये टेस्ट भी देता है, इसीलिए इसका नाम होता है आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो यहां पर हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट को देखेंगे और आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। तो यहां से थोड़ा सा, यहां पर थोड़ा सा वर्ड मीनिंग में दिक्कत है। यहां पर आपको आ जाएगा आइसो, इसका नाम होगा आइसोसाइनाइड। तो यहां भी आपका नाम हो जाएगा आइसोसाइनाइड। तो यहां पर नाम जो होता है इसका आइसोसाइनाइड। तो इसको कौन सा परीक्षण बोलेंगे, आइसोसाइनाइड परीक्षण बोलेंगे। चलिए अब अगला चलते हैं और अगला कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। अगर इसका अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करा दिया जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है कि यदि इसका अभिक्रिया हम लोग करा देंगे NaNO2 प्लस HCl से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों जब रिएक्शन होता है तो यहां से NaCl बाहर आता है, NaOH बना लेगा। बताइए दोनों मिल के यहां क्या बनाता है, यहां बना देता है NHNO2, यहां बना देता है HNO2। इसको बोलते हैं नाइट्रस अम्ल। इसको कौन सा अम्ल बोलते हैं, नाइट्रस। तो यहां से नाइट्रस अम्ल से हम लोग अभिक्रिया कराने का कोशिश करेंगे, किससे, प्राथमिक एमीन से। तो चलिए उस अभिक्रिया को देखते हैं, कोशिश करते हैं उसमें क्या बनेगा। तो नाइट्रस अम्ल का जब स्ट्रक्चर आप बनाने का कोशिश करिएगा, इसका स्ट्रक्चर होगा HON डबल बॉन्ड O, मतलब इसका जो आकार होगा HON डबल बॉन्ड O। अब इसका अभिक्रिया किससे कराना है, प्राथमिक एमीन से। इसको शॉर्ट में याद रखना है, यहां पर R लिखिए, यहां पर क्या लीजिए, R लिखिए, और धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करते हैं। RN, और यहां पर क्या है, एमीन है, तो यहां पर दे दीजिए H2। दोनों अभिक्रिया करेगा, तो अभिक्रिया जब करेगा तो इस तरह करके इसको कटिंग कर दीजिए, यहां भी इसको कटिंग कर दीजिए। तो देखिएगा जब अभिक्रिया हुआ है तो यहां क्या बनाया, तो यहां बन जाएगा ROH प्लस N2 भी बनेगा, अब प्लस यहां क्या बनेगा, H2O भी बनेगा। तो हम लोगों को उसके बारे में नहीं सोचना है, N2 के बारे में नहीं सोचना है, H2O के बारे में नहीं सोचना, हमको केवल और केवल देखना है कि जब यदि नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया होता है तो किसका निर्माण होता है, तो एल्कोहल का। तो फिर से हम लोग एल्कोहल पे चलेगा, मतलब एल्कोहल भी बनाया जा सकता है। तो यहां से हम लोग देखे आइसोसाइनाइड बना पाए, एल्कोहल बना पाए, एसिड देखे, अमाइड देखे, एमीन देखे। इस तरह करके डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन के बारे में हम लोग सोचते चले गए, और जब सोचने लगे तो इजीली आपको इजी लगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा एसिड का। ये तो हो गया एसिड को जब अमाइड बनाए और अमाइड से आप डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन किए तो डिफरेंट डिफरेंट आपको प्रोडक्ट मिला, उत्पाद मिला। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा ध्यान से। हम लोग अब फिर से एसिड लेते हैं, फिर से अम्ल लीजिए। इस बार अम्ल को फिर से, या तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड OOH, फिर से अम्ल ले लिए। जब आपने फिर से अम्ल लिया तो अब बात आया, जैसे ही फिर से अम्ल लीजिएगा तो फिर से कुछ नया रिएक्शन ही होगा। इधर वाला रिएक्शन तो आप पकड़ लिए, अमाइड बनाए, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन को देखा। अब फिर भी चलते हैं एसिड का और रिएक्शन के बारे में और अभिक्रिया के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग फिर से क्या किए, अम्ल लिए हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल को लिए हैं। अब इसका अभिक्रिया किसके साथ करा दीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं। यहां पर ले सकते हैं PCl5, या आप ले सकते हैं PCl3, या आप ले सकते हैं यहां पर SOCl2। इसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। इसको बोलते हैं, इसका जो नाम होता है क्या होता है, थायोनाइल क्लोराइड। तो इसका नाम होता है थायोनाइल क्लोराइड।
तो यहां पर नाम इसका हम लोग जान लिए थायोनाइल क्लोराइड है, सबसे बढ़िया यही माना जाता है। अगर इसको डालिएगा जो उत्पाद बनेगा सबसे बढ़िया उत्पाद बनता है। अब बात आया कि इसमें डालें तो याद रखना है यहां से भी Cl जाएगा, यहां से भी Cl जाएगा, यहां से भी Cl जाएगा। तो इसमें होता क्या है, OH को हटा देता है। OH के स्थान पर Cl को लगाना है। तो यहां जो स्थान खाली होगा उसके स्थान पर किसको लगाना है, Cl को लगाना है। तो यहां पर हम लोग क्या कर दिए, Cl को OH का स्थान जैसे ही खाली होगा उसके जगह पे हम लोग Cl को रख दिए। चलिए जैसे ही Cl को रखिएगा एक नया उत्पाद बनेगा RC डबल बॉन्ड O, यहां पर लग जाएगा Cl। इसका नाम होता है एसाइल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड हम लोग इसको बोल सकते हैं। इसका नाम होता है एसिल क्लोराइड। तो इसका नाम हो गया एसिल क्लोराइड। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां से बन गया आपका एसाइल क्लोराइड। तो यहां से आप क्या बना लिए, एसाइल क्लोराइड। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके बारे में फिर सोचते हैं। इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं, तो देखेंगे इसको आगे, देखते हैं इसका क्या बना सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि हम लोग जो एसिल क्लोराइड बनाए तो एसिल क्लोराइड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देखेंगे और देख के हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि एसिल क्लोराइड से हम लोग क्या घटना कर सकते हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा कि एसिल क्लोराइड का हम लोग डिफरेंट रिएक्शन देखते हैं, कोशिश करते हैं उसको समझने का कि उसका जो प्रोडक्ट बनेगा, उसका जो उत्पाद बनेगा क्या बन सकता है। तो जब भी हम लोग अभिक्रिया करते हैं तो हमेशा याद रखना है कि हमको कुछ पॉइंट को याद रखना है कि किस अभिक्रिया में किसको हटाए हैं, किसको लगाए हैं, और इजीली आप उस अभिक्रिया को जब देखिएगा और समझने का कोशिश करिएगा तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। आप आसानी से उसके बारे में समझ सकते हैं, देख सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग यहां पर चर्चा कर लिए कि हम लोग किसका रिएक्शन करा दिए, एसिड अम्ल का रिएक्शन करा दिए, अम्ल का अभिक्रिया हमने कराया, किससे कराया, PCl5 से, और कराया PCl3 से कराया, और SOCl2 से कराया। तो हमने क्या देखा, RCOCl बना, जिसका नाम है एसिल क्लोराइड। अब एसिल क्लोराइड को लेते हैं और एसिल क्लोराइड को फिर समझने का कोशिश करते हैं। अब जब एसिल क्लोराइड बनाया, इसका दो रिएक्शन हो सकता है, और दो रिएक्शन जो होगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर आप अपचयन करा दीजिए, अपचयन का मतलब तो वही हो गया कि आपको एक चीज को हटाना है, दूसरे चीज को जोड़ना है। अपचयन जो कराना है PDBSO4 की उपस्थिति में कराना है। किसके उपस्थिति में, PDBSO4 की उपस्थिति में कराना है। तो Cl को हटा के H लगा देना है। तो जब भी हम लोग अपचयन कराएंगे किसके उपस्थिति में, एसिल क्लोराइड का अपचयन कराएंगे PDBSO4 की उपस्थिति में यदि आपने कराया, तो देखिएगा क्या बनेगा। तो यहां से क्या होता है, Cl को हटा के, Cl को क्या करना है, हटाकर H को जोड़ना है। तो जैसे ही H को जोड़िएगा, यहां से H को क्या करना है, जोड़ना है। तो हम लोग को पता चल गया कि Cl को हटा देंगे, उसकी जगह H को जोड़ देंगे। जैसे ही H को जोड़ेंगे अपचयन कहलाएगा। अपचयन का मतलब ही होता है कि H को जोड़ना, तो H को हम लोग जोड़ रहे हैं। तो यहां जो अभिक्रिया होने के बाद आपका बना C डबल बॉन्ड O और यहां बना H, इसको आप किस नाम से जानिएगा, एल्डिहाइड। तो यहां पर आपका बन गया एल्डिहाइड। तो यहां पर निर्माण हो गया एल्डिहाइड। इस अभिक्रिया को रोजेनमुंड किया था और रोजेनमुंड अपचयन कराया था। इसको बोलेंगे, इस अभिक्रिया को रोजेनमुंड अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को हम लोग किस नाम से जानेंगे, रोजेनमुंड अपचयन भी बोल सकते हैं, क्योंकि अपचयन भी बोलेंगे, या इसको बोलिएगा रोजेनमुंड, इसको बोलेंगे रोजेनमुंड अपकरण। इसका इंग्लिश होता है रोजेनमुंड रिडक्शन। तो इसका दूसरा नाम हम लोग जब भी चर्चा करेंगे, रोजेनमुंड नाम का वैज्ञानिक किया, एसिल क्लोराइड को क्या कर दिया, अपचयित करवा दिया, Cl को हटा के H लगा दिया, यहां से एल्डिहाइड बना, और इस अभिक्रिया को बोलेंगे रोजेनमुंड अपचयन या रोजेनमुंड अपकरण बोलिए। ठीक है, क्या डाला, PDBSO4 की उपस्थिति में इसका अपकरण कराया।
और दूसरा इंपॉर्टेंट है, इसमें जहर भी डाला जाता है अभिक्रिया को ठीक करने के लिए, क्यूनोलिन डाला जाता है, सल्फर डाला जाता है, उसको आप लोग क्लास में कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि हम लोग यहां से क्या करेंगे, डायल्किल क्लोराइड। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब हम लोग देखने वाले हैं कि अगर इसका अभिक्रिया डायल्किल क्लोराइड से करा दिया जाए, डायल्किल कैडमियम से, तो यहां पर हम लोग इसका अभिक्रिया करा रहे हैं R2CD से, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं RCD और इधर दे दीजिए R। तो एल्किल ग्रुप है तो इसका नाम होता है डायल्किल कैडमियम। तो यहां पर इसका नाम हो गया डायल्किल कैडमियम। तो डायल्किल कैडमियम का अभिक्रिया अब हम लोग कराने वाले हैं किसके साथ, Cl के साथ। तो होता क्या है, खास बात है कि इसमें क्या करना है, Cl को हटा के R लगा देना है, क्योंकि R दोनों साइड है, एक R वहां पर जाएगा। इसमें जैसे Cl को हटा के आप चयन करा रहे थे तो आप क्या लगा रहे थे, H को लगा रहे थे। यहां पर क्या करना है, Cl को हटाकर, Cl को जैसे हटाकर क्या लगा देना है, R को लगाना है, R को जोड़ना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, R को जोड़ देते हैं, जोड़ना है। R को क्यों जोड़ते हैं हम लोग जानते हैं कि यहां पर पक्का प्लस आएगा, यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा, तो ऑटोमेटिक माइनस वाला पार्ट जाके कहां प्रभाव डालेगा, प्लस। तो यहां से बन गया आपका क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड और यहां बन गया R। इसको आप किस नाम से जानते हैं, कीटोन के नाम से। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, कीटोन। तो यहां से हम लोग कीटोन भी बना सकते हैं। मतलब जब आपने H2 से रिएक्शन कराया, अपचयन कराया PDBSO4 के उपस्थिति में, तो आपका क्या बन रहा है, यहां से एल्डिहाइड बना। और जैसे ही डायल्किल कैडमियम से रिएक्शन कराया तब क्या बना आपका तो यहां से आपका बन गया कीटोन। डिफरेंट रिएक्शन को डिफरेंट वे से समझने का कोशिश करते हैं कि हम लोग एसिड को एसिल में बदला, फिर एसिल का 2 रिएक्शन देखे, एक रोजेनमुंड को देखे और डायल्किल कैडमियम में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नेमिंग इसका नहीं होगा, आसानी से हम लोग समझ पाए। चलिए अब फिर से हम चलते हैं एसिड पे और एसिड को फिर से समझने का कोशिश करते हैं कि एसिड का और अभिक्रिया जो होगा, जो लास्ट अभिक्रिया है उसको भी देखते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कस करेंगे। चलिए इसके बाद समझने का कोशिश करते हैं कि और क्या हो सकता है। तो जब भी हम लोग चर्चा करते हैं, किसी भी चीज का चर्चा करिएगा तो आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, किसी भी घटना को इजीली हम समझ पाएंगे, देख पाएंगे। जब तक आप उसका प्रॉपर जानकारी नहीं रखिएगा तो आसानी से आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो अब चलते हैं, हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, यहां के बाद का रिएक्शन को देखने का कोशिश करते हैं। और जब रिएक्शन बहुत इजी समझ पाइएगा तो आपको प्रोडक्ट बताने में और प्रोडक्ट लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं उसको समझने का। अब बात आया फिर से एसिड पे सोचते हैं, यहां से हम लोग फिर एसिड के बारे में सोचते हैं और अब एसिड का जितना बचा हुआ रिएक्शन है यहीं पर आपको करना है। एसिड को आप इस तरह भी लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड O और यहां पर आ जाएगा OH। इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। अगर मान लीजिए आपने एसिड का ही अपचयन करा दिया, मतलब और सब जगह क्या करते थे, कहीं एसाइल का अपचयन कराए, कहीं अमाइड बना के अपचयन कराए, अब इसमें हम लोग डायरेक्ट इसी का अपचयन करा देते हैं। देखते हैं क्या होता है। इसका हम लोग अवकरण कराने वाले हैं और जानते हैं जब अवकरण कराना है तो हमको लेना होगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये तो बहुत कॉमन है, आपको याद ही रखना है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, NiPD बहुत सारे लेते हैं। और डायबोरेन भी ले सकते हैं। तो यहां पर आप एक और ले सकते हैं या B2S6, इसको बोलते हैं डाइबोरेन। तो यहां से आप ले सकते हैं डाइबोरेन भी ले सकते हैं, ये भी आपका अवकरण करवा देगा। जब हम लोग अम्ल का, याद रखना है, जब भी हम लोग अम्ल का अवकरण कराएंगे तो इसमें अच्छा बात को आपको याद रखना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को याद रखना होगा कि जब हम लोग किसका अवकरण करा रहे हैं, अम्ल का, तो क्या याद रखना है कि हम लोगों को इसमें ये जो आपको C डबल बॉन्ड O है, इसमें पाई बंध को तोड़ना है।
पाई बंध को तोड़कर H जोड़ना है। तो यहां से हम लोग पाई बंध को तोड़ देंगे और H जोड़ देंगे तो उत्पाद आपका बन जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको अम्ल आ जाए COH, इस बंधन को तोड़ना है। COH बंध को क्या करना है, यहां से तोड़ना है। COH बंध को तोड़ना है और क्या लगा देना है, तो H जोड़ देना है। तो यहां से क्या करना है, H जोड़ देना। तब आपका अभिक्रिया जो होगा, अवकरण क्या करेगा, पूरा का पूरा हो जाएगा और आप सही उत्पाद को बना पाइएगा। हमेशा याद रखना है, जब भी हम लोग अम्ल का अभिक्रिया करेंगे, अम्ल के बारे में सोचेंगे, तो हमेशा एक चीज याद रखना है कि अम्ल जब भी अवकरण डायरेक्ट अगर कराएंगे, तुरंत आप डायरेक्ट इसी का करा रहे हैं, कहीं पर बीच में किसी चीज को बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमेशा याद रखना है CO में पाई बंध को तोड़ना है। तो CO में किसको तोड़ना है, पाई बंध को तोड़ना है। और COH में जो तोड़ना है, इसको पूरा तोड़ देना है। और जब भी अवकरण होगा, हम लोग जानते हैं किसको जोड़ेंगे, H को जोड़ देंगे। चलिए करते हैं। यहां पाई है, पाई को तोड़ दीजिए। तो हम लोग जब भी इसका करेंगे, यहां से लिखते हैं इसको फिर से। तो यहां पर क्या है, O है, यहां OH, इसको तोड़ देंगे, इसको भी तोड़ देंगे। और यहां जो उत्पाद आपका बनेगा RCOH, एक H नीचे भी लगाना होगा जब तोड़े हैं। और यहां पर आ जाएगा आपका H। तो यहां पर क्या बना, एल्कोहल। मतलब यदि आप अवकरण करा दीजिएगा, अम्ल का यदि आपने अवकरण कराया, तो हमेशा आपको क्या बनेगा, तो हमेशा आपको यहां से बन जाएगा एल्कोहल। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। यहां से आपका क्या बन गया, एल्कोहल। अब अगला चलते हैं, हम लोग समझने का कोशिश करते हैं यहां वाला अभिक्रिया। यदि आपने इसका अभिक्रिया करा दिए NaOH से, किससे कराया, NaOH से कराया या KOH से कराया, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं ये क्षार है, यहां वाला पार्ट जो है आपका क्या है, क्षार है। तो क्षार जो होता है, क्षार में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्षार हो गया। और ऊपर वाला अम्ल है, और क्षार और अम्ल जब भी अभिक्रिया करता है, तो हम जानते हैं यहां से क्या घटना होता है। क्षार और जब भी अभिक्रिया करेगा, तो यहां से घटना होगा, यहां से आपका बाहर चले जाएगा जल, और यहां से आपका बना देगा लवण। तो यहां पर आपका बन गया सोडियम का क्या बन गया, यहां पर लवण बन गया। तो यहां पर आपने क्या बनाया, लवण। बड़ा इंपॉर्टेंट, लवण बनाया। अब इस लवण के बारे में फिर से सोचने का कोशिश करते हैं। लवण को दो तरीका से सोचते हैं। अगर ये लवण लिए और लवण में आपने डाल दिया सोडा लाइम, तो क्या डाल दिया, यहां पर सोडा लाइम डाल दिया। लवण में क्या डाल दिए, सोडा लाइम। और सोडा लाइम का फार्मूला अगर आपको पता हो, सोडा लाइम का फार्मूला होता है NaOH, और इसमें क्या डाल दिए, CO। हमेशा याद रखना, लवण बनाएंगे, लवण बनाने का सीधा तरीका है कि NaOH डालिएगा अम्ल में, तो लवण बन जाएगा, क्योंकि अम्ल और क्षार जब भी अभिक्रिया करता है लवण बनाता है। इसमें सोडा लाइम डालें। सोडा लाइम जैसे ही डालिएगा, यहां पर आपको क्या होगा, इस अभिक्रिया को आगे जाके देखेंगे क्या अभिक्रिया का नाम होगा। तो यहां पर क्या होता है, इस वाले पार्ट में सोडा लाइम जब डालिएगा, तो यहां से हम लोग हमेशा देखने का कोशिश करेंगे, RC डबल बॉन्ड और ONA से अभिक्रिया करेगा। इसका कोई काम नहीं है, ये क्या करता है, जो भी आपको वहां पर नमी होता है, उसको नमी को क्या करता है, अवशोषित कर लेता, CO का काम है। और यहां पर आपने क्या डाला है, NaOH। तो यहां क्या होता है, NaOH में यहां वाला पार्ट जो है आपका अलग हो जाता है, मतलब कार्बोक्सिलिक पार्ट अलग हो गया, और जो उत्पाद बनाया यहां पर क्या बनाया, RH बनाया। यहां पर आपका बन गया एल्केन। तो यहां पर जो उत्पाद बना है, यहां पर बना है एल्केन। तो यहां का उत्पाद आपका क्या है, एल्केन। और याद रखना है, इसमें कार्बोक्सिलिक पार्ट को हटाए हैं, इसलिए इस नाम को होता है वी कार्बोक्सिलन। तो इसका नाम होता है, इस अभिक्रिया का नाम होता है वी कार्बोक्सी। इसको क्या बोलेंगे, वी कार्बोक्सिलन अभिक्रिया। इसको बोलेंगे वी कार्बोक्सिलन अभिक्रिया। तो इसको वी कार्बोक्सिलिन अभिक्रिया बोलते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में डी कार्बोक्सिलेशन। तो इसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन।
इसको बोलते हैं क्या अभिक्रिया का नाम हो गया डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब हटाना, डी कार्बोक्सिलेशन मतलब हटाना, किसको, कार्बोक्सिलिक पार्ट को हटाना ही डी कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। तो यहां से इस अभिक्रिया का नाम हो गया वी, सोडा लाइम डालने से एल्केन बना दिए। अब आया यहां से कॉल्व, यहां से आ गया कॉल्वे, यहां से कॉल्वे विद्युत अपघटन, एक अभिक्रिया होता है कॉल्वे विद्युत अपघटन। तो हमको क्या करना है, कॉल्वे विद्युत अपघटन जब भी होगा इसी लवण का होगा, जिस लवण का आप सोडा लाइम डाले हैं उसी का कॉल्वे विद्युत अपघटन अगर होगा तो हमेशा क्या करना है, 2 मोल लवण लेना है। कितना मोल लवण लेंगे, 2 मोल लवण ले लेना है। जैसे ही 2 मोल लवण लेंगे यहां से क्या होगा, हमेशा 2 आपको मुक्त कण बनेगा। यहां से आप क्या करिए, 2 मोल लवण लीजिए। 2 मोल लवण कैसे लेंगे, RC डबल बॉन्ड ONA, और यहां भी आपका शॉर्ट में आ जाएगा RC डबल बॉन्ड ONA। तो क्या करेंगे, पूरा इसको हटा देना है, इसमें पूरा ही हट गया, ये दोनों बचा, आपका नया उत्पाद बन जाएगा R और R। यहां क्या बनेगा, यहां भी एल्केन बना है, इसमें भी हम लोग एल्केन ही बनाते हैं, इसमें भी एल्केन ही बनाते हैं। उसमें 2 मोल लेके बनाते हैं, इसमें 1 मोल लेके बनाते हैं। विद्युत अपघटन करते हैं जब आप करंट धारा प्रवाहित करिएगा तब इस तरह का घटना होगा। तो आज हम लोग डिस्कस किए अम्ल के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।